हम आज विकास की कगार पे आके विनाश की ओर जा रहे हैं और विनाश हम राजधानी से देख रहे हैं। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं हमारे, न हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए स्वस्थ चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है हमारे पास? ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? पानी कहाँ से आ रहा है? या जो खाने पीने के संसाधन है, सबका जीवन चलाने के संसाधन है, वो कहाँ से आ रहे हैं? जिन कौमों की बात इस मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से की जा रही है, वो 2 कौम ही है जो आपको ये सब चीजें मुहैया करवा रही है, चाहे आप राजधानियों में रहो, नगरों में रहो, या राज्यों में रहो, या महानगरों में रहो। आपको जल, खाद्यान्न और ऑक्सीजन कोई भी सरकारें मुहैया नहीं करवा रही है। ये करवा रही है ये कर्मठ कौम, किसान कौम और आदिवासी कौम। और कोरोना ने पूरे संसार को सीख दिए, सबक दिया है कि आने वाली नस्लों को और फसलों को बचाने के लिए आपको आदिवासियों को और उस पर्यावरण को बचाना होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बेहद खतरे की तरफ जा रहा है। जैसे कि मंच पे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से आपको आगाह किया है और आप लोग देख रहे हैं, राजधानी में रह रहे हैं, सोशल मीडिया आप लोगों के हाथ में है, सारी खबरें आप लोगों के पास है कि पूरा देश राष्ट्रभक्ति, धर्म की अफीम, साम दाम दंड भेद सब तरह के उपकरण अपनाकर जो प्रशासन है या जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे खिलाफ, वो किस तरीके से पूरे देश को गुमराह करके आज बैंक हो या रेलवे हो या सरकारी संस्थान हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटियां हो या कोई सा भी सेंटर हो, सब प्राइवेट किया जा रहा है। और सरकारी शिक्षण संस्थान या सरकारी स्कूल है जो प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे है, खासतौर से ट्राइबल एरिया में, वो बिल्कुल बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं और प्राइवेट चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये जो 2 कौम है, फसल और नस्ल बचाने वाली, इन सबको बर्बाद किया जा सके। आप सबको इन सब के साथ खड़ा होना होगा, तभी आने वाली फसलें और नस्लें बच पाएगी। क्योंकि आदिवासी समाज और किसान कौम वो है जो हमको सब कुछ दे रहा है। हमारा जीवन चलाने के लिए जो अन्न है या जो जल है या जो हमारा प्राणवायु है, इन मूलभूत आवश्यकताओं के बिना किसी का भी जीवन नहीं चल सकता, चाहे वो कहीं पर भी पहुंच जाए, कितने भी बड़े पायदान वो छू जाए। या अन्न के बिना वो रह सकता है, जल के बिना रह सकता है, या प्राणवायु के बिना रह सकता है। ये जो सरकार आई है, जैसे हमारे वरिष्ठ खाप पंचायत के जो लीडर है, उन्होंने बहुत अच्छे से आगाह किया है सरकारें क्या कर रही है फिलहाल की। बहुत भयावह हालात में हमें ला छोड़ी है कि हम कहीं के भी नहीं रहे। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है और सब जगह कॉर्पोरेट जगत को घुसाने के लिए सब चीजों को बेचा जा रहा है और आपको राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या अंधभक्ति के रूप में अफीम बहुत बहुतायत स्तर पे बांटी जा रही है। सरकार द्वारा प्रायोजित 1000 कथावाचकों को आदिवासी क्षेत्रों में भेजा गया इस साल, 1000। आप कितना बचोगे पाखंडों से, धार्मिक अंधविश्वासों से? ये कर्मठ कौम जो अपने कर्म में या अपने परिश्रम में विश्वास करती है, पूरा देश या क्या पूरा विश्व इन्हीं कौमों के संघर्ष से या इन्हीं की शक्ति से या इन्हीं के जो मेहनत कश या इनके खून पसीने की कमाई से चल रहा है और जी रहा है, और आने वाले समय में वो इन्हीं की मेहनत से जिएगा। सोचिए, सरकारें या जो आध्यात्मिक आपको पाठ पढ़ाया जाता है, वो आपको अन्न पैदा करके दे रहे हैं, प्राणवायु पैदा करके दे रहे हैं, जल पैदा करके दे रहे हैं, वो कहां से आ रहा है? वो प्राकृतिक संसाधनों से और इस धरती से आ रहा है। और प्राकृतिक संसाधन और इस धरती की लूट आज पूरे विश्व में और पूरे भारत में देखने को मिल रही है। 3 नाम प्रमुख रूप से हम सबको याद हो गए, बच्चे बच्चे को, अंबानी, अडानी, तीसरा मोदी।
देशवासियों के लिए काम नहीं कर रहा, इन दो बंदों के लिए काम कर रहा है, अंबानी और अडानी के लिए। कठपुतली बना हुआ है मोदी। और देश में जो हमारी व्यवस्था है, चाहे वो किसान कौम हो, किस तरीके से काले कानून लाकर सड़क पे किस तरीके से संघर्ष करने के लिए मजबूर किया गया था। 750 या 1000 के आसपास किसानों ने अपना बलिदान दिया था। वो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, ओलों की मार में, भयावह हालातों में रह के भी उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया था। तब जाके वो काले कानून थोड़े पीछे हुए थे, लेकिन वो काले कानून पीछे हो गए, लेकिन नए कानून आ गए। जैसे सतीश भाई ने आपको बताया कि 2023 में जो कानून आया है उसमें कॉर्पोरेट जगत को खुली छूट दे दी गई है, और जो कानून बनाए गए थे जल जंगल पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, उन सब कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई है। और इसका अभी करंट जो उदाहरण है वो अरावली पर्वतमाला पे खनन को स्वतंत्र रूप से खुली छूट देने का किया गया है। सोचिए, जो अरावली पर्वतमाला आज पूरे विश्व में भारत का नाम शिखर पे लेती है कि संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं पे वो अपना विशेष स्थान रखती है, उस पर्वतमाला पे आदिवासी और किसान कौम के शैल चित्र अलवर में आप देख सकते हैं। अलवर के ददीसर से लेकर हाजीपुर की 5 से 6 किलोमीटर तक की पहाड़ियों में हजारों साल पुराने वो शैल चित्र है, जो सेंधव सभ्यता या सेंधव लिपि से, या सेंधव जो कौम थी या सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उस सभ्यता से आपको जोड़ती है और आपकी जड़ों को मतलब जीवंत रूप में वो पुकार रही है और दर्शा रही है अपने अवशेषों से कि अरावली को मतलब कितना महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में योगदान है अरावली का। अरावली में इतना सारा खनिज भंडार है, अरावली में इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे संसाधन है, इतना सारे बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसीलिए सरकार ने नया कानून बनाया कि अरावली की जहां से 100 मीटर की ऊंचाई नहीं है वो खनन के लिए खोल दिया जाएगा। तो सोचिए, जब पहाड़ी नहीं बचेंगे, कहां से बरसात होगी, कहां से जंगल बचेंगे, कहां से पर्यावरण बचेगा, कहां से नदियां बनेगी या बचेगी। सबकी हत्या कर रही है ये सरकार, चाहे वो नदियां हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे इंसान हो, और चाहे भारत में रहने वाला कोई भी समूह हो, समुदाय हो, धर्म हो या कौम हो। भारत में हम देखते हैं कि हमारी जो जनगणना है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और आदिवासियों के रूप में जानी जाती है, लेकिन आदिवासियों को जो पहचान का जो ट्राइबल कॉलम या जनगणना कॉलम है वो भी नहीं दिया गया, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जनगणना कॉलम हमें दिया हुआ था। 1871 से लेकर 1951 तक संविधान लागू किया, तब हमारा कॉलम भी गायब कर दिया गया और आदिवासी की पहचान से महरूम कर दिया गया। इसीलिए हम अपने आप को एसटी के रूप में तो संविधान में दर्ज पाते हैं, आदिवासी के रूप में हम अपने आप को खुद बोलते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक नहीं माना। सरकार हमें वनवासी या वन बंधु कहती है। क्यों? क्या हम राजधानी में नहीं रहते? क्या हम मैदानों में नहीं रहते? क्या हम पहाड़ों में नहीं रहते? पूरे भारत का जो आदिवासी समाज है वो विश्व का सबसे बड़ी आबादी का समाज है, और विश्व की सबसे बड़ी आबादी के समाज को ही उनकी पहचान से महरूम किया गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि भारत का जो जनसंख्या या जनगणना कॉलम है उसमें सभी धर्मों को पहचाना, सभी मानव जीवन को पहचाना, लेकिन आदिवासियों को कोई पहचान नहीं दी गई। इसीलिए हम अपनी पहचान को मजबूरीवश, क्योंकि आप कोई सा भी फॉर्म भरते हैं, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, नौकरी का हो, जमीन जायदाद का हो, कोई सा भी फॉर्म है, उसमें रिलीजन का जो कॉलम आता है उसमें एक कॉलम आपको भरना होता है, तो हम उसमें फिर मजबूरी में हिंदू लिखते हैं, जबकि हिंदू कोई ट्राइबल नहीं है या कोई आदिवासी नहीं है। आदिवासियों की अपनी खुद की पहचान है, उनकी अपनी संस्कृति, अपना उनका इतिहास है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, और जल जंगल जमीन या उनका एक स्थायी निवास है, और वो पूरे भारतवर्ष में रहते हैं। भारत में क्या, पूरे संसार के 90 देशों में रहते हैं, और सबसे ज्यादा आबादी विश्व में देखी जाए किसी कौम की, किसी समुदाय की, किसी कबीले की, तो वो आदिवासियों की लगभग 50 करोड़ पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो मैं आप सभी से आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगी कि इस संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जाए, ताकि जल जंगल पर्यावरण को संरक्षित करके हम आने वाली भयावह तबाही को रोक सके और आने वाली पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य दे सके। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट